एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल वॉल्यूम, ठीक है, इस तरह का एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल वॉल्यूम, इसका चार्ज डेंसिटी है रो, ठीक है, सेंटर कहीं पे है और इसके अंदर एक कैविटी बनानी है, एक कैविटी, एंड दिस इज ऑल्सो स्फेरिकल, ठीक है। इसका सेंटर C1 है, इस स्फेयर का सेंटर क्या है, C1 है, और कैविटी का सेंटर है C2, ठीक है। C1 से C2 तक एक वेक्टर है R वेक्टर, C1 से C2 तक एक वेक्टर है R वेक्टर, ठीक है। और कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है इनसाइड द कैविटी। पॉइंट P कहाँ पे है? इनसाइड द कैविटी। P इज इनसाइड द कैविटी। और पॉइंट P पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। एक और चीज, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू C2 इज R2 और पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू C1 इज R1 वेक्टर, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? तो एक स्फीयर और चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है, उसके अंदर एक कैविटी, स्फीयर का सेंटर C1, कैविटी का सेंटर C2, C2 का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू C1 इज R वेक्टर, और कैविटी के इनसाइड एक पॉइंट P है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू C1 इज R1 वेक्टर, और विथ रिस्पेक्ट टू C2 इज R2 वेक्टर। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा? तो पहले हम लोग दो चार्ज कंसिडर करेंगे, एक चार्ज नहीं, दो चार्ज। यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि दो स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ चार्ज। पहला एक बड़ा स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ चार्ज जिसपे एवरीवेयर चार्ज डेंसिटी रो है, मतलब ऐसा एक बड़ा स्फेरिकल वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं जिसपे एवरीवेयर चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है, ठीक है। और एक दूसरा छोटा स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं, एक दूसरा छोटा स्फीयर कंसिडर की, और ये दूसरा छोटा स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं, इस पे चार्ज डेंसिटी मान लिया माइनस रो। क्या मान ली? माइनस रो। अब ये दोनों को क्लब कर दिए, मतलब क्लब कर दिए, मतलब बोलने का मतलब ये है कि इसको पकड़ें और पकड़ के यहाँ पे डाल दिए, जहाँ पे कैविटी का पोजीशन है वहाँ पे डाल दिए। जहाँ पे कैविटी का पोजीशन है वहाँ पे अगर डाल दें तो पूरे पे प्लस रो है और कैविटी पे क्या है, माइनस रो। प्लस रो और माइनस रो मिलके क्या हो गया, जीरो। मतलब बोल सकते हैं दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू सिचुएशंस। मतलब एक बड़ा सा स्फीयर ऑफ चार्ज डेंसिटी रो और एक छोटा सा स्फीयर ऑफ चार्ज डेंसिटी माइनस रो, ठीक है। पहले बिगर पोर्शन कंसिडर किए, बिगर में एवरीवेयर चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है, ठीक है। और जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो बिगर के इनसाइड में। रिक्वायर्ड पॉइंट कहाँ पे है, बिगर के इनसाइड में। और रिक्वायर्ड पॉइंट बिगर के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर R1 मान, ठीक है। तो ई बिग जो होना चाहिए, ई बिग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, रो R/3 एप्सिलॉन नॉट। तो आगे यहाँ पे R1 डाल दिए तो रो R1/3 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, मतलब इधर होना चाहिए। ई बिग अवे होगा पॉइंट से इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। एक और चीज, इस साइड में एक वेक्टर भी दिया हुआ है। कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, R1 वेक्टर।
तो अगर ई बिग को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रो r1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो ई बिग है वो r1 वेक्टर के साइड में है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या किए कि r1 पे वेक्टर लगा दिए, r पे भी वेक्टर लगा दिए। ये तो बिगर के कारण, अब स्मॉलर के कारण, ठीक है। तो स्मॉलर पे चार्ज डेंसिटी क्या ले रहे हैं, माइनस, और जो पॉइंट है स्मॉलर के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, r2 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉलर चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रो r2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो पॉइंट स्मॉलर के भी अंदर में ही है। तो अंदर के लिए फॉर्मूला क्या है, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लिखे हैं रो r2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, इससे माइनस रो नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब r2 वेक्टर किधर दिया हुआ है, रेडियली आउटवर्ड। r2 वेक्टर किधर दिया है, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो ये स्मॉलर को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस रो r2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट, ठीक है। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस वेक्टर जो है वो दोनों की साइड में अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो माइनस होगी। अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और दोनों का सम, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, वो होगा ई बिगर प्लस ई स्मॉलर, बी फॉर बिगर, एस फॉर स्मॉलर। तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह दिख रहा है, बाहर, अंदर में क्या आ गया, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ठीक है। ऑब्वियसली r1 वेक्टर क्या होगा, r वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, r1 वेक्टर इज r वेक्टर प्लस r2 वेक्टर। तो r1 वेक्टर r2 वेक्टर प्लस r वेक्टर है, तो व्हाट इज r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, r वेक्टर, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज r वेक्टर, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर की आप लिख दिए r वेक्टर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो r1 r2 पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंडेंट है, r पे डिपेंडेंट है। और ये जो लास्ट में रिजल्ट आया उसका फॉर्म भी तो रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ही है। जो लास्ट में रिजल्ट आ रहा है उसका फॉर्म क्या है, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, पॉइंट P कहाँ पे है, रैंडम यहाँ पे है, पॉइंट P कहीं पे भी है, इनसाइड द कैविटी पॉइंट P कहीं पे भी है। मतलब पॉइंट P यहाँ ले लो, 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 इवन सेंटर ले लो, कहीं भी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, रो r वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड r1 r2 पे डिपेंडेंट ही नहीं है, मतलब किसी भी जनरल पॉइंट पे चला जा रहा है इनसाइड में, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर c1 और c2 के रिस्पेक्ट में जो है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, c2 का पोजीशन वेक्टर c1 के रिस्पेक्ट में, मतलब r वेक्टर पे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एवरीवेयर सेम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एवरीवेयर सेम हो गया तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। और हम लोग इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं, इस रिजल्ट पे आईटी में 2-3 बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2-3 बार, एक बार नहीं, फिर रिपीट हो सकता है। कॉन्सेप्ट ही तो चाहिए, और कुछ थोड़ी चाहिए, ठीक है, ठीक है। कैविटी के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो क्या मिला, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इसका डायरेक्शन किधर है, तो c1 से c2 की तरफ, एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, c1 से c2 की तरफ, ठीक है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं कैविटी के इनसाइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगा, तो r वेक्टर की तरफ होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो किसके तरफ होगा, r वेक्टर की तरफ होगा, ठीक है। अगर रो नेगेटिव हो जाए, तब नेगेटिव हो जाए और कैविटी अंदर में है, तो कैविटी के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे r क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल r इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ठीक है। तो अगर रो नेगेटिव हो जाए
तो मैग्नीट्यूड रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन अब किधर से किधर हो जाएगा, C2 से C1 की तरफ। ऑब्वियसली नेगेटिव है तो डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो गिवन स्फीयर है उसके सेंटर से कैविटी के सेंटर की तरफ, और नेगेटिव हो गया तो कैविटी के सेंटर से गिवन चार्ज के सेंटर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म ही। ठीक है, तो रिमेंबर दिस रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू स्फीयर्स, इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2। ठीक है, और इस पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है प्लस रो, इस पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है माइनस रो, और दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और अंदर में कोई पॉइंट P है। ठीक है, और C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं कि C1 से C2 की तरफ वेक्टर है R वेक्टर, और पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। पॉइंट P कहाँ पे है, तो पॉइंट P एक पॉइंट है इन द ओवरलैपिंग रीजन, जो दोनों स्फीयर ओवरलैप कर रहा है उस रीजन में कोई पॉइंट P है। अच्छा, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि पॉइंट P पे चार्ज क्या होना चाहिए, 0। क्यों 0 होगा, इधर प्लस रो इधर माइनस रो, तो पॉइंट P पे दोनों ओवरलैप कर रहा है तो चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा वहाँ पे, 0 होगा। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर C1 के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है R1 वेक्टर, और पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर C2 के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है R2 वेक्टर, और बताना है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। खुद से बनाओ। चलो इस स्फीयर का नाम दे दो A, इस स्फीयर का नाम दे दो B। ठीक है, A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इससे रेडियली आउटवर्ड, तो A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रो R1 वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रो R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस R2 वेक्टर के अपोजिट साइड। ठीक है, EA इधर होगा और EB किधर होगा, इधर। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पे वो क्या होगा, EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इस ट्रायंगल लॉ से क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, तो रो R वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट विच इज व्हाट, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर एवरीवेयर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब ये क्वेश्चन बोल दिया कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द ओवरलैपिंग रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगा, तो C1 से C2 की तरफ, मतलब C1 से C2 की तरफ एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल R, इसके इनसाइड में एक कैविटी है। ठीक है, दिस इज ए कैविटी। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग नहीं है। कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई भी चार्ज अंदर डाल दें तो अंदर नहीं रहेगा, वो कहाँ चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, वैसे कंडक्टर अलग से हम लोग पढ़ेंगे, अभी जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो नॉन कंडक्टिंग पढ़ रहे हैं, कंडक्टिंग नहीं पढ़ रहे हैं। जो स्फीयर है वो पिछला जो स्फीयर था वो क्या था, नॉन कंडक्टिंग था। जो डेरिवेशन किया रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है, नॉन कंडक्टिंग वॉल्यूम के लिए। अगर कंडक्टिंग वॉल्यूम में अंदर में चार्ज डाल भी दें तो अंदर नहीं रहेगा, वो कहाँ पर चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। C1 से C2 तक का डिस्टेंस स्मॉल r दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट A पॉइंट B, A B डायमेट्रिकली अपोजिट है। ठीक है, पॉइंट A पे एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किए। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी एट पॉइंट A क्या है, 0। ठीक है, तो बताना है कि इलेक्ट्रॉन को A से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा, A से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और एक और चीज़ कि इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर कोई इफेक्ट हो जाएगा तो जो पीछे में जो भी फॉर्मूला वगैरह या जो भी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व किए हैं सब कंडीशन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में रो में अफेक्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में क्या है,
पॉइंट ए पे एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किए विथ स्पीड 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन ए से बी तक जाएगा क्यों। अभी कुछ देखे थे, अगर कैविटी है, अंदर में कैविटी है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। और लकीली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ρ/3 ही आ गया था, ρ/3 ठीक है। अगर रो पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, C1 से C2 की तरफ, गिवन स्फीयर के सेंटर से कैविटी के सेंटर के तरफ होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो उससे फोर्स किधर रहेगा, उल्टा डायरेक्शन। अगर कोई चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें तो उस पर फोर्स लगता है, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड में लगता है अगर चार्ज पॉजिटिव है, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा साइड में रहेगा अगर चार्ज क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसके कारण क्या होगा, इस पर फोर्स उल्टा साइड में लगेगा। जब फोर्स उल्टा साइड में लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। मूव करेगा तो ए से बी तक पहुंचेगा। तो बताना है टाइम क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई, Q इंटू ई। ई पता है, ई क्या होगा, ρr/3 रेडीमेड रिजल्ट। मतलब अभी लास्ट टू लास्ट जो क्वेश्चन किए थे उसमें कुछ तो डिराइव किए थे, ρr/3 तो ई हो गया ρr/3 एफ इक्वल टू क्या हो गया, QE, ठीक है। एफ पता हो गया, मतलब ए पता हो गया, एफ इक्वल टू एम, ए पता हो गया और एस मालूम है। अच्छा, एस के लिए कुछ देना पड़ेगा। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस क्या है, R1, ठीक है। तो एस क्या होगा, डायमीटर के बराबर, डायमीटर के बराबर। एस पता हो गया और यू गिवन है 0, ए मालूम है, टी बताना है। क्या यूज करेंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर कब यूज करते हैं, जब एक्सप्रेशन कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट। क्या एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं भाई, कहीं पे कुछ भी यूज नहीं कर लेंगे। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर कब लगेगा, कहीं भी लग जाएगा। यू पता है, ए पता है, एस पता है, तो क्या हम ब्रांडली यूज कर लेंगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर जब एक्सप्रेशन कांस्टेंट होगा। हाँ बोलिए क्यों, हाँ ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, मतलब एफ इक्वल टू क्यू ई कांस्टेंट हो गया। एफ कांस्टेंट हो गया तो एफ इक्वल टू एम में ए कांस्टेंट हो गया। ए कांस्टेंट हो गया तो इसलिए हम लोग यूज कर सकते हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यूज कीजिए, आंसर लाइए। तो एफ इज क्यू ई, क्यू इज स्मॉल ई, और ई क्या लिखेंगे, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू एम। ए के वैल्यू क्या हो गया, ई ρr/3 m एप्सिलॉन नॉट। एम यहाँ पे किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का। तो यूज एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू तो 0 है तो टी इक्वल टू क्या होगा, √2s/a। एस कितना है, 2r1, तो 2r1 इंटू 2 4r1, और ए के वैल्यू क्या लिखेंगे, तो ए इज ई रो स्मॉल r, और 3 4 जा 12 m एप्सिलॉन नॉट, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है जिसका रेडियस कैपिटल R है और उसका चार्ज डेंसिटी है रो, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, ठीक है। और इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कैविटी है जिसका रेडियस है स्मॉल r, और गिवन सिलेंडर का एक्सिस और इस कैविटी के एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d, और इसी डायग्राम का क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले ये चीज़ है कि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में होता है ρ/2 एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड में होता है ρR²/2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, ठीक है।
जहाँ पे स्मॉल आर क्या है, टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो इस रिजल्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। मान लो कि कैविटी के इनसाइड में किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट का नाम दे दो A और इस पॉइंट का नाम दे दो B। A बिगर सिलेंडर के एक्सिस पे लाई कर रहा है और B कैविटी के एक्सिस पे लाई कर रहा है। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर A के रिस्पेक्ट में मान लो RA और पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर B के रिस्पेक्ट में मान लो RB और A से B तक ज्वाइन कर लो। और A से B की तरफ जो वेक्टर है उस वेक्टर का नाम दे दो D वेक्टर। ऑब्वियसली A से B तक का डिस्टेंस D है, क्योंकि A गिवन सिलेंडर के एक्सिस पे लाई कर रहा है और B कैविटी के एक्सिस पे लाई कर रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस D दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है। अगर ट्रायंगल ABP में ट्रायंगल लॉ का यूज करें तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर D प्लस वेक्टर RB इक्वल टू वेक्टर RA। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर D प्लस वेक्टर RB इक्वल टू वेक्टर RA। तो वेक्टर D इक्वल टू क्या मिला, RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर। ठीक है, ये तो हम ऐसे लिखें। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, एक बड़ा सा सिलेंडर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, इस पे एवरीवेयर चार्ज है प्लस रो। ठीक है, और अंदर में जो पोर्शन है इस पे मान लिए कि चार्ज डेंसिटी है माइनस रो। ठीक है, तो प्लस रो और माइनस रो मिल करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि कैविटी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे क्या होगा, इसका नाम दे दो 1 और इसका नाम दे दो 2। तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे क्या होगा, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। उसके इन साइड में है तो फॉर्मूला क्या होगा, रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 वेक्टर इक्वल टू रो R वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन R होगा RA वेक्टर। और पॉइंट P इस 2 के भी इन साइड में ही है। 2 पे एज्यूम कर रहे हैं कि चार्ज है माइनस रो। ठीक है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म होगा रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन R है RB वेक्टर और रो नेगेटिव है तो माइनस लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में अगर रो पॉजिटिव है तो प्लस रो लिखेंगे और वेक्टर फॉर्म में रो नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, माइनस रो। ठीक है, तो E1 E2 पता हो गया। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो दोनों में रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। अदर में क्या बचा, RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर, और RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर है क्या, D वेक्टर, मतलब रो D वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ D वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और किस साइड में है, D वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो D वेक्टर इस साइड में है। तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैविटी के अंदर सब D वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो कैविटी के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो D वेक्टर के डायरेक्शन में होगा और यूनिफॉर्म होगा। तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और वो D वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाएगा कि एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कैविटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, फर्स्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म, सेकेंड ऑप्शन नॉन यूनिफॉर्म, थर्ड ऑप्शन हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और फोर्थ ऑप्शन हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो एक ऑप्शन यूनिफॉर्म सही होगा और दूसरा ऑप्शन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, तो वो है रो D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लिए इस तरह का। तो जब भी कैविटी वाला प्रॉब्लम दिया रहे तो कैविटी को मान लो एक नेगेटिव चार्ज ऑफ सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर चार्ज डेंसिटी रो है तो कैविटी को मान लो कि एक चार्ज है जिस पे चार्ज डेंसिटी है माइनस रो। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, पूरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो और कैविटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, देन यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन IIT में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है।
Next problem, an infinitely long solid cylinder of radius r has a uniform volume charge density rho. It has a spherical cavity of radius r by 2 with its center on the axis of the cylinder as shown in the figure. The magnitude of the electric field at the point P, which is at a distance 2r from the axis of the cylinder, is given by the expression 23 rho r upon 16 k epsilon naught. Find the value of k. डायग्राम कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देख लो। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? इस प्रॉब्लम में एक सिलेंडर है जिसका चार्ज डेंसिटी रो है और उसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है। सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है और कैविटी का रेडियस आर बाई 2 है और कोई पॉइंट पी है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अभी तक इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे भी सेम आइडिया होगा। तो सबसे पहले मान लो कि पूरे सिलेंडर पे चार्ज डेंसिटी है प्लस रो और कैविटी का चार्ज डेंसिटी है माइनस रो। तो कैविटी पे प्लस रो और माइनस रो मिला के 0 हो जाएगा। सिलेंडर को ए से रिप्रेजेंट कर दिए और स्फीयर को बी से रिप्रेजेंट कर दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर एट पॉइंट पी इज गिवन बाई E equal to rho capital R square upon 2 epsilon naught small r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए की कान है तो ये लिख दिए। यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 कैपिटल आर और सिंप्लीफाई करने के बाद में आएगा रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिलेंडर से अवे होगा। तो ये का डायरेक्शन सिलेंडर के एक्सिस से अवे होगा और मान लो कि राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट पॉइंट पी का नाम दे दो ई बी। ई बी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही है। क्यू के लिए लिख सकते हैं रो इंटू वी। स्फीयर का रेडियस r बाई 2 है इसलिए स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r बाई 2 का होल क्यूब और डिस्टेंस है 2r। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग लिख दिए 2r का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 4 कैंसिल होगा। सिंप्लीफाई होने के बाद में न्यूमरेटर में बचेगा रो आर और डिनोमिनेटर में बचेगा 96 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ई बी का डायरेक्शन किधर होगा? तो ई बी का डायरेक्शन होगा टुवर्ड सेंटर ऑफ द स्फीयर क्योंकि स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है। अब हम लोग ई ए और ई बी दोनों कैलकुलेट कर लिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट पी पे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ई ए माइनस ई बी क्योंकि ई ए राइट है और ई बी लेफ्ट है। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई इक्वल टू ई ए माइनस ई बी। तो ई ए माइनस ई बी क्या होगा? एलसीएम होगा 96 एप्सिलॉन नॉट और न्यूमरेटर में हो जाएगा 24 माइनस 1 मतलब कि 23 रो आर। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 23 रो आर अपॉन 16 के एप्सिलॉन नॉट। तो न्यूमरेटर में देखो दोनों जगह पे 23 रो आर है, डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट भी मिल जा रहा है। तो बोल सकते हैं कि 96 इक्वल टू 16 के या 16 के इक्वल टू 96। 16 के इक्वल टू क्या होना चाहिए? 96। तो इससे 16 के इक्वल टू 96 हो गया। तो के इक्वल टू क्या होगा? तो 96 अपॉन 16 मतलब 6। ठीक, तो दिस इज आवर आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन जैसा ही प्रोसीड करना था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, आराम से सॉल्व कर सकते थे तुम लोग।
A ball of radius capital R carries a positive charge whose volume charge density depends only on the distance small r from the ball center as rho equal to rho naught into 1 minus small r upon capital R, where rho naught is a constant. Calculate the maximum electric field intensity at a point inside or outside the ball due to such a charge distribution. देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये चार्ज कैसा है स्फेरिकल। स्फेयर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो होगा KQ अपॉन R स्क्वायर, प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन रेडियल डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में होना चाहिए? रेडियल डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो आउटसाइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर, मतलब आउटसाइड में डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में कहीं पे मैक्सिमम हुआ तो कहाँ पे मैक्सिमम होगा? सरफेस पे, ठीक है। इनसाइड में कोई जरूरी नहीं है कि एकदम सरफेस पे ही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इनसाइड में सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे? गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा कि फाई इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या होगा? ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन क्यू इन साइड तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यू इन साइड के लिए क्या करेंगे? रो डी वी का इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब एक्स डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल सेल लेंगे जिसका थिकनेस क्या लेंगे? dx, ठीक है। उस सेल पे पहले चार्ज कैलकुलेट करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर करके नेट चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, ठीक है। स्मॉल r डिस्टेंस पे हम लोग ऐसा करते हैं कि इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं कितना डिस्टेंस पे? स्मॉल r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो क्यू इन साइड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्यू इन साइड के लिए पहले dq कैलकुलेट करो। dq क्या होगा? रो डी वी। रो के बदले क्या लिखेंगे? रो नॉट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। लेकिन स्मॉल r नहीं लो, अगर x डिस्टेंस पे सेल कंसीडर करें तो x लिखेंगे और dv की जगह पे क्या लिखेंगे? 4 पाई x स्क्वायर dx। मतलब हम ऐसा कर रहे हैं कि x डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल सेल कंसीडर किए जिसका थिकनेस क्या है? dx, और इस पे चार्ज क्या है? dq, ठीक है, और वॉल्यूम dv। dq आ गया तो हम लोग को q इन साइड मिल जाएगा। q इन साइड क्या होगा? इंटीग्रल dq। इंटीग्रल dq में 4 पाई रो नॉट कांस्टेंट बाहर, अंदर में क्या बचा? 1 माइनस एक्स अपॉन आर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एस क्यूब अपॉन आर डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 टू स्मॉल आर या कैपिटल आर? स्मॉल आर, क्योंकि क्यू इन साइड कैलकुलेट कर रहे हैं। ये मेरा गॉसियन सरफेस है और गॉसियन सरफेस के इनसाइड में हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। 4 पाई रो नॉट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एस क्यू बाई 3 और 0 और आर पुट करना है, मतलब क्या मिलेगा? आर क्यू बाई 3 माइनस एस क्यूब का इंटीग्रेशन एस का पावर 4 बाई 4 और 0 और आर पुट करना है, मतलब कि आर का पावर 4 अपॉन 4 और आर, ठीक है। क्यू इन साइड आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? गॉस लॉ यूज करेंगे। अगर गॉस लॉ यूज करते हैं तो गॉस लॉ से लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई के बदले क्या लिखेंगे? ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेफ्ट साइड में ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यू इन साइड पता है, ठीक है। क्यू इन साइड ही रखें अभी अपॉन एप्सिलॉन। ई का वैल्यू क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर उधर लेके जाएंगे
तो 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन भी तो निकाल सकते हैं, तो आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब बचेगा इस साइड में सिर्फ रो नॉट आर बाई 3 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 आर अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, यहाँ पे वेरिएशन समझ में आ पा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है? वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज पे डिपेंडेंट है? स्मॉल आर पे डिपेंडेंट है, और स्मॉल आर का क्वाड्रेटिक टर्म है, यहाँ पे स्मॉल आर के टर्म में क्वाड्रेटिक है। एक और चीज देखो, आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है या पॉजिटिव है? निगेटिव, मतलब कौन सा पैराबोला, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, कनकेव डाउनवर्ड होगा। कनकेव डाउनवर्ड होगा मतलब कि बढ़ भी सकता है फिर घट भी सकता है। 100% यहाँ पे बढ़ेगा और बढ़ने के बाद घटेगा, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? इन साइड में ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा? इन साइड में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमसे क्या पूछा है? मैक्सिमम ई। तो फॉर मैक्सिमम ई हम लोग लिख सकते हैं डी अपॉन डी आर इक्वल टू 0। रो नॉट और एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन बाहर रखें। आर अपॉन 3 में 1/3 कांस्टेंट है। आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 ही होगा। और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r अपॉन 4r। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं। ठीक है, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन उधर लेके जाओ, 0 हो गया। हम लोग को क्या चाहिए? स्मॉल आर। स्मॉल आर का वैल्यू क्या मिलेगा? 2r अपॉन 3। तो हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, ई में सब्स्टिट्यूट कर दो, ई का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग का ई का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या है? रो आर अपॉन 9 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ई का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ रहा है। ई का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है? रो नॉट आर अपॉन 9 एप्सिलॉन। ठीक, हम देख लेते हैं इससे कैसा है। हाँ, आप सही। अब देखो थोड़ा सा क्या फ़र्क है, अनिकेत बताइए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग टाइप का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। थोड़ा सा ऊपर से क्वाड्रेटिक कैसे बताएंगे? देखो मोहित, बदमाशी नहीं। श्रेयांश, ई वर्सेस स्मॉल आर ग्राफ। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है कैपिटल आर मतलब सरफेस, और दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्टेंस 2r/3। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में तो इतना है, आउटसाइड में क्या होगा? KQ अपॉन 4πε0r², जो भी है। ठीक है, तो ग्राफ ऐसा होगा। ग्राफ पैराबोलिक, पहले इंक्रीजिंग, फिर क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। 2r पे मैक्सिमम, 2r पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? रो नॉट r अपॉन 9 एप्सिलॉन। ठीक है, ये r तक गया और r के बाद में क्या हो जा रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस तरह ग्राफ। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम। A ball of radius capital R has a uniformly distributed charge capital Q. The surrounding space of the ball is filled with a volume charge density rho equal to B upon small r, where B is a constant and r is the distance from the center of the ball. It was found that the magnitude of electric field outside the ball is independent of distance small r. First part, find the value of capital Q. Second part, find the magnitude of electric field outside the ball. प्रॉब्लम में एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। कैपिटल आर के इनसाइड में टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। और इसके आउटसाइड में भी चार्ज है
ठीक है, हम लोग स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो स्मॉल आर रेडियस का क्या बना दिए, गॉसियन सरफेस। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में चार्ज मान लो स्मॉल क्यू। चार्ज क्या मान लो, स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रो डी वी का इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। रो के बदले क्या लिखेंगे, बी अपॉन स्मॉल आर, अगर आर डिस्टेंस रहे तो एक्स डिस्टेंस पे एक्स लिखेंगे। और डी वी अभी 2-3 क्वेश्चन किए थे, क्या लिखेंगे, 4π² dx। लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर, एक्स एक कैंसिल आउट हो गया, 4πb बाहर आ गया। ठीक है, और x dx बचा। लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर, एस का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, x²/2। लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब बचा 2πb स्मॉल आर स्क्वायर मास कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, अब गॉस लॉ यूज करें। गॉस लॉ से क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई के बदले क्या लिखेंगे, ए इंटू 4πr²। अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में हो तो फ्लक्स इज ई इंटू 4πr²। क्यू इनसाइड के बदले क्या लिखेंगे, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। क्यू इनसाइड की जगह पे कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ पे कैपिटल क्यू और यहाँ पे स्मॉल क्यू। ठीक है, कैपिटल क्यू इज कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, 2πb स्मॉल आर स्क्वायर मास कैपिटल आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो, 4πr² से डिवाइड करो। पहला टर्म होगा q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2πb अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो b 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऊपर में आर स्क्वायर मास कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस b अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस बी आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, कैपिटल क्यू का वैल्यू और ई का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी पूछा है और क्यू का भी वैल्यू पूछा है अंडर द कंडीशन। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर। कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर। तो स्मॉल आर से इंडिपेंडेंट है, मतलब स्मॉल आर वाला जितना भी टर्म है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। मतलब कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ई का वैल्यू सिर्फ b अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये दोनों का वैल्यू ओवरऑल वैल्यू 0, मतलब q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मास b कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू b कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कैंसिल आउट, q चाहिए, तो q का वैल्यू क्या होगा, 4π अपॉन 2 मतलब 2π b आर स्क्वायर। तो ये भी मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन a region is given by E vector equal to A into xi cap plus yj cap upon x square plus y square, where A is a constant. To find the charge within a sphere of radius 2r0 with the center at the origin. इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना चाहिए,
तो सबसे पहले हमें बताना क्या है, हमें बताना ये है कि 2r0 रेडियस के स्फीयर में कितना चार्ज है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे और हमारा गॉसियन सरफेस यही स्फीयर है जिसका रेडियस 2r0 है। सबसे पहले क्या करना होगा कि इस गॉसियन सरफेस पे एक जनरल पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा जिसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, जिसका कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। तो लेट अस कंसीडर अ जनरल पॉइंट x, y, z ऑन दिस स्फीयर। और मान लो कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। तो r वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ठीक है, अब हम एक एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो मान लो एरिया वेक्टर है डी ए वेक्टर। तो क्लियरली डी ए वेक्टर आर वेक्टर के साइड में, क्लियरली डी ए वेक्टर आर वेक्टर के साइड में है, मतलब जिस साइड में आर वेक्टर है उसी साइड में डी ए वेक्टर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डी ए वेक्टर इक्वल टू डी ए का मैग्नीट्यूड इंटू आर कैप। आर कैप यहाँ क्या दे रहा है, डायरेक्शन। ये बता रहा है कि डी ए वेक्टर का डायरेक्शन आर वेक्टर के साइड में है। और आर कैप को हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ये हमें आता है। तो डी ए ही है, आर वेक्टर के जगह लिख दो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर। एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2r0। तो मॉड आर का मैग्नीट्यूड क्या है, 2r0। इसको हम अलग से लिख लिए, चलो कोई नहीं। तो डी ए वेक्टर निकल गया। अब हम लोग गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन में ई वेक्टर दिया हुआ है, ई वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फ्लक्स के लिए ई वेक्टर इक्वल टू यूज कर लिए ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डॉट डी ए रह गया। तो डी ए वेक्टर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो डी ए वेक्टर क्या है, डी ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन 2r0। तो डी ए वेक्टर के यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर लिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, एक्स आई डॉट एक्स आई क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली वाई जे कैप डॉट वाई जे कैप क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर। और जेड के कैप में एक साइड में है और एक साइड में है ही नहीं। जेड के कैप राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में तो कोई के कैप है ही नहीं, तो जेड के कैप का कोई भी टर्म नहीं बचेगा। फिर न्यूमरेटर में डी ए है और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2r0 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसमें a अपॉन 2r0 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिए। इंटीग्रल के अंदर क्या बचा, डी ए। अब देखो इंटीग्रल डी ए का मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस विच इज ए स्फीयर। और गॉसियन सरफेस का एरिया होना चाहिए 4πr²। लेकिन आर यहाँ पे क्या लेंगे, 2r0। तो 4π इंटू 2r0 का स्क्वायर हुआ जो कि मिला 16πr02। तो इंटीग्रल डी ए की जगह पे 16πr02 पुट कर लो। तो इंटीग्रल डी ए की जगह पे 16πr02 पुट कर लो।
तो 2 8 या 16 होता है और एक आर नॉट कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या मिला 8 पाई ए आर नॉट। नाउ वी कैन यूज गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमें क्यू इनसाइड चाहिए, तो क्यू इनसाइड इक्वल टू क्या होगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, फाई की जगह पे लिख दो 8 पाई ए आर नॉट, और एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल आंसर क्या होगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट इंटू ए। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन ही था, कुछ था नहीं इसमें, आराम से प्रोसीड करना था, हो जाता है।